करीबन आज के इस क्लास को हम इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। और सबको पता है कि हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है ना। कैसे पता चलता है कि जब भी सिस्टम रेस्ट पे दिया हो तो प्रॉब्लम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के ऊपर एक और प्रॉब्लम देखो लेके आओ। ये तुम्हें एक फिगर दिया है, अरेंजमेंट दिया है। इस अरेंजमेंट में एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एक वर्टिकल वॉल है ना, ऐसे वर्टिकल वॉल है। ये एक दीवार है और ये तुम्हारी ढाल है ना, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 के एंगल पे, इसके ऊपर एक हमने स्फीयर रखा हुआ है ना। स्फीयर का मास में दिया है यहाँ 50 kg। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कितना नॉर्मल लगाएगा स्फीयर पे और ये वॉल कितना नॉर्मल लगाएगा स्फीयर पे। ठीक है, तो ये जो वॉल है इसकी वजह से कितना नॉर्मल होगा वो निकालना है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी वजह से कितना नॉर्मल होगा ये निकालना है। हमें ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। बस तुम अगर इस स्फीयर का एफडी बना लो, अगर इस स्फीयर का एफडी बना लोगे तो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व हो जाएगी। तो मैं किसी फिगर में एफडी बनाता हूँ। ठीक है ना, सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? थोड़ा सा तुम्हें ट्राई करना चाहिए, वीडियो को रोक कर मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसी फिगर में ये जो स्फीयर है इसका होगा एफडी। तो ये स्फीयर के ऊपर एक फोर्स होगा, वेट फोर्स। वेट फोर्स कौन लगाती है? अर्थ लगाएगी अपनी तरफ वेट फोर्स, वजन बल mg। जहां पे m दे रखा है 500, g होता है 10, नहीं सॉरी m दे रखा है 50, g होता है 10, ये हो जाएगा 500 न्यूटन्स। ये कितना रहेगा? 500 न्यूटन्स। फिर इस वाले सरफेस के साथ आप कांटेक्ट में हैं तो यहां से एक कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये होगा यहाँ पे नॉर्मल। ये वर्टिकल के साथ अब कांटेक्ट में तो ये होगा तुम्हारा पहला नॉर्मल, ये होगा दूसरा नॉर्मल, है ना। एक ये कांटेक्ट, एक ये कांटेक्ट, इसलिए यहाँ पे स्फीयर पे कितने नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं? 2 नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं। अब ये सिंस ये सिस्टम रेस्ट पे है, ध्यान दो ये सिस्टम रेस्ट पे है, तो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। मैंने फिर ये सीखा है कि अगर मेरे पास एफबीडी में मोर देन अब 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स से ज्यादा वेक्टर्स है, इफ वी आर गिवन मोर देन 2 वेक्टर्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज कंपोनेंट मेथड। हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? हम यहाँ पर कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मैं इन सारे वेक्टर्स को एक पॉइंट से दिखाता हूं। ऐसा ये पॉइंट है ना, ये बीच वाला पॉइंट, इससे दिखा देता हूं। तो इस बीच वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट पे एक वेक्टर हो गया नीचे की ओर, एक हो गया हॉरिजॉन्टल ऐसे लेफ्ट की ओर। ये कौन सा है? तुम्हारा n2 है। और एक हो गया ऐसे, सॉरी ये फिगर मत कर देना, n1 ऐसे हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया? मतलब कि एंगल चाहिए है ना, कंपोनेंट करना है। तो मुझे अगर मैं इसको x मान रहा हूं, इसको y मान रहा हूं, तो मुझे n1 के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो मुझे एंगल चाहिए होगा। ध्यान से देखते हैं, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो यहाँ पर ये एंगल कैसे पहुंचाएंगे वो सीखना है हमें। तो थोड़ा सा देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर ये लाइन है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये एंगल 30 है, ये 90 है। तो देखो ये जो छोटा एंगल है ये 60 होगा, इसके सामने वाला छोटा एंगल 60 होगा, वर्टिकल इक्विवेलेंट एंगल। ये 90 है, ये 30 होगा, तो ये 30 होगा वर्टिकल इक्विवेलेंट एंगल। तो वर्टिकल से इसका एंगल बन रहा है ये 30। होपफुली सबको ये समझ में आया। फिर से एक बात बताता हूँ, ये छोटा ट्रायंगल देखो, इस छोटे ट्रायंगल में ये एंगल 30 दिया है, यहाँ एंगल देखो मुझे 30 दिया है, ये 90 दिख रहा है तुम्हें, तो ये होगा ये 60, 30 90, तो ये होगा 60 है ना। ये 60 तो उसके सामने वाला भी क्या होगा? 60 होगा। ये में 90 दिख रहा है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। ये 30 उसके सामने क्या होगा? 30 होगा। तो ये एंगल सामने वाला एंगल यही बना पे, तो वर्टिकल से एंगल कितना? 30। ये फिगर बन गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड n1 into 2 कंपोनेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे n1 को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं, एक x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। तो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा n1 cos 30, x के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा n1 sin 30, और ये n1 रिमूव कर देंगे। सिंस ये जो हमारा स्फीयर है ये रेस्ट पे है, स्फीयर नहीं मूव कर रहा है, तो x के लॉन्ग भी नेट फोर्स 0 होगा और y के लॉन्ग भी नेट फोर्स 0 होगा। सिस्टम किस पे है? सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है,
ये लास्ट प्रॉब्लम है जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है, फिर हम लोग मोशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके, कि जहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ यूज हो। तो ये सिस्टम रेस्ट पे तो इसलिए n2 इज इक्वल टू, जब मैं x का लॉ यूज कर रहा हूँ तो n2 इज इक्वल टू n1 sin 30, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड n1 cos 30 इज इक्वल टू 500, सेकंड इक्वेशन। ध्यान से देखो, फ्रॉम सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं n1, तो n1 आ जाएगा मेरा 500 अपॉन cos 30, cos 30 इज √3/2, 2 हो जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 1000 अपॉन √3 न्यूटन्स। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग n1 इन 1, n1 की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, तो n2 क्या मिलेगा, n2 मिलेगा n1 कितना है 1000 अपॉन √3 इनटू sin 30, sin 30 इज 1/2, ये आएगा मेरा 500 अपॉन √3 न्यूटन्स। ठीक है, ये मेरे देखो n1 n2 हो गया। n1 क्या है, n1 है नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाइड बाय इंक्लाइन ऑन दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, n2 क्या है, वॉल ने स्फीयर पे कितना यहाँ नॉर्मल लगाया। ठीक है, वॉल ने स्फीयर पे कितना नॉर्मल लगाया, ये मेरा सेकंड पार्ट है। होपफुली सबको यार ये बात समझ में आ गई है। हाँ, तो उसको नोट करते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पर बेसिकली न्यूटन्स के सेकंड लॉ अप्लाई होगा। मतलब कि उस प्रॉब्लम में क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्चुअल में मोशन में करता दिख रहा होगा, साथ में बेसिकली मतलब जब हम लोग एबीडी बनाएंगे तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, वो देखते हैं। इसको नोट करो, वो देखते हैं अभी, वो तुम्हें अच्छे से फील आएगी, सब कुछ समझ में आएगा ना। देखो, अब मैं बहुत आसान सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से। लेटर से कि ये हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग स्मूथ ले रहे हैं। ये एक ब्लॉक है, लेटर से कि ब्लॉक का मास मेरा 5 kg दिया है। इस ब्लॉक के ऊपर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक फोर्स लगा रहा हूँ ना। अगर मैं एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं जब भी ऐसा फोर्स दिखाऊंगा तो इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरा बाहरी वाला जो कि हमने लगाया है, एक एजेंट ने अप्लाई किया है। ये जो फोर्स है किसने अप्लाई किया है, एक एजेंट ने अप्लाई किया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेट अस से कि ये मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब सोच के देखते हैं, अगर इस ब्लॉक पे मैंने ये फोर्स अप्लाई कर रखा है और भी तुम्हारे है ना यहाँ फोर्सेस होते हैं, अगर तुम्हें मैंने ऐसे यहाँ सिचुएशन दी है तो क्या ये ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पे इस केस में ये स्मूथ लिखा है, ध्यान देना, क्या ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे एग्जिस्ट रेस्ट पे रह सकता है, रेस्ट पे एग्जिस्ट कर सकता है? तो ये चीज फॉल्स स्टेटमेंट है। ब्लॉक मेरा रेस्ट पे यहाँ पे इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेस्ट पे वो नहीं रहेगा। हमें सबको फील है कि स्मूथ सरफेस हम ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये कंफर्म है, फोर्स की डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो हमसे कहा जाता है कि भाई अगर मोशन कर रहा है तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हमसे कहा जाता है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कि ब्लॉक का क्या होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, हमसे ये कहा जाता है, मेनली हमें निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो सिंपल सा है, हम ब्लॉक का बनाएंगे एबीडी। अच्छा, ध्यान देते हैं ब्लॉक के एबीडी में ये एक्सटर्नल फोर्स तो हमें दिख ही रहा है 50 न्यूटन का, साथ में यहाँ पर एक वेट फोर्स होगा, अर्थ का लगाएंगे, अर्थ में लगाएंगे वेट फोर्स क्या होगा m × g, m क्या है 5, g क्या है 10, तो 50 वेट फोर्स। और ये जो यहाँ पर अब कांटेक्ट है अर्थ के सरफेस के साथ, तो अर्थ की सरफेस उस पर लगाएगी नॉर्मल एक्शन फोर्स, है ना, ये अपना नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, ये वेट फोर्स और ये जो हम लगा रखा है एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, इस केस में अब यहाँ पे अगर मैं मोशन को सॉल्व करूं
तो मुझे दिख रहा है कि यार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है एक्स के अलॉन्ग। अच्छा यहाँ पर क्या ये बताओ कि क्या हमें ब्लॉक ऐसा फील हो रहा है कि ब्लॉक हवा में उड़ गया? ब्लॉक के पास अब यहाँ पे पंख तो है नहीं कि ब्लॉक हवा में उड़ जाएगा, या फिर ब्लॉक ये जो सरफेस है इसके अंदर धंस गया है, इसके अंदर ब्लॉक है ना चला गया। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक ने जमीन को भी चला गया। मतलब कि इसका यहाँ पर अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, इसका वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिस्टम रेस्ट पे है, पर एक्स के अलॉन्ग सिस्टम मोशन कर रहा है। एक्स के अलॉन्ग सिस्टम के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग है? एक्स, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग इस 50 को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है ना, इस 50 को कोई फोर्स बैलेंस नहीं करता। देखो एफबीडी में दिख रहा है, एक बार एफबीडी हमने ड्रॉ कर लिया तो बेसिकली हमने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए। इसका मतलब ये है तो एफबीडी में दिख रहा है कि 50 को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, तो इसलिए मोशन एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, वाई के अलॉन्ग नहीं हो रहा है। अब देखो अब जिस वाले डायरेक्शन में मोशन होगा, अब जो भी एक्सिस पे मोशन होगा वहां मैं ऐसे एक्सेशन दिखा देता हूं एरो बना के। ये अब यहाँ पर मान ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरी आदत है और मैं चाहता हूं कि तुम सब ये आदत यहाँ पे डेवलप करो। एक छोटा सा उस वाले डायरेक्शन में एरो लगा देना कि एक्सेशन यहाँ की ओर होगा और ए लिख देना। इसका मतलब क्या है? बस ये चीज अब ये बता रहे हैं मुझे कि एक्स एक्सिस का अलॉन्ग मोशन हो रहा है, जिससे कि हम लोग भूल नहीं जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वाई एक्सिस को सॉल्व करता मान लेते हैं पहले, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिस्टम मूव नहीं कर रहा था, तो हम बोलते हैं कि n इक्वल टू 50, मतलब कि नॉर्मल एक्शन फोर्स हमारा कितना है? 50 न्यूटन से। पर हमसे किसी ने पूछा नहीं कि तुम नॉर्मल निकालो, यहाँ पे निकालो। मतलब कि यहाँ पर इस वाली प्रॉब्लम वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए यूजलेस हो गया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम जो मोशन यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो यूजलेस है क्योंकि हमसे किसी ने पूछा नहीं है और इसका कुछ है ना प्रॉब्लम में कुछ यहाँ पे इसका कुछ यूज भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो यूजलेस चला जाए। हमसे अगर पूछा होता कि फाइंड, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल देखिए अपना नॉर्मल एक्शन तो 50 आ जाता, पर एक्स के अलॉन्ग अगर मोशन देखोगे तो तुम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल दोगे। कैसे? एक्स के अलॉन्ग देखे तो एक्स के अलॉन्ग यहाँ पर मोशन हो रहा है तो तुम क्या यूज करोगे? तुम यूजिंग सेकंड लॉ यूज करोगे, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? हमने यहाँ पर यूज किया, भाई ध्यान देना, सिस्टम यहाँ रेस्ट पे हमने फर्स्ट लॉ यूज किया। फर्स्ट लॉ से ये बोलता है कि नेट फोर्स 0, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स यहाँ नीचे, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल, इसलिए मैंने कर दिया ऐसे। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है हमसे? अगर तुम सबको याद हो तो सेकंड लॉ बोलता है कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर x के अलॉन्ग जो मेरा नेट फोर्स है वो सिर्फ क्या दिख रहा है? 50 दिख रहा है, तो ये 50 लिखा इज इक्वल टू इसका मास कितना है? वो है 5 इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 8। इन सब के डायरेक्शन देखो राइट हैंड साइड है, इसलिए मैंने सबके यह डायरेक्शन राइट हैंड साइड मैंने पॉजिटिव ले ली। यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं a इज इक्वल टू 50/5। देखो ये बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, फिर भी तुम्हें मैंने इतना टाइम लेकर समझाया सो दैट कि आगे चल के हमें अच्छी प्रॉब्लम्स में दिक्कत ना आए। ये ध्यान रखना है। मैं इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे हर चीज एफबीडी से सिखानी है क्योंकि एफबीडी अपना मेन इस चैप्टर का मेन थीम है। ठीक है, तुम डायरेक्टली ऐसे देखते हैं प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना था। मुझे बताना था कि यहाँ पर x के अलॉन्ग क्या ऑब्जर्वेशन है, y के अलॉन्ग क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और x के अलॉन्ग यहाँ पर मेरा यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ यूज हो रहा है और y के अलॉन्ग न्यूटन का कौन सा लॉ यूज हो रहा है, सो दैट कि जब आगे हम लोग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में आएंगे तो चीजें हमें समझ पाएंगे। अच्छा देखो, इसी प्रॉब्लम में अगर मैं अब चेंज करता हूँ, लेट अस से कि हमारे पास एक ब्लॉक दिया है, ये एक ब्लॉक दिया है, स्मूथ सरफेस है, सरफेस इज स्मूथ। अब मैं यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस ब्लॉक पे फोर्स जो लगा रहा हूँ वो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूँ ना, ये 37 की डिग्री पे फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ये फोर्स F जो दे रखा है मैंने, अभी भी 50 न्यूटन दिया है, ओके। और ये ब्लॉक का मास मैंने वही 5 के दिया है,
ये सिस्टम है तुम्हारा, ये अरेंजमेंट तुम्हारा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? फाइंड फर्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फर्स्ट पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, और सेकंड पूछ रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सेकंड चीज पूछ रहा हूँ कि भाई ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, लंब के बल कितना लग रहा है इस वाली सिचुएशन में। ये तो किया हमने, अब देखते हैं कि इस वाली सिचुएशन में कितने स्टूडेंट्स एकदम सही निकाल पाते हैं। तो सबको ट्राई करना है, रोकना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है जल्दी से। देखो मैं अपना सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट करता हूँ, तुम सब लोग रोक के बढ़िया से ट्राई करो, बहुत ही मजा आएगा। तुम खुद से ट्राई करोगे, अगर सोल्यूशन देखोगे तो शायद इतना मजा ना आए। तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग उसको ट्राई करें रोक कर वीडियो, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर फिर से वही ब्लॉक तो बनाएंगे एफबीडी। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट फोर्स हो गया 50 न्यूटन, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया F, ये 50 न्यूटन, और ये नॉर्मल हो गया N जो निकालना है हमें। अपर में है, यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि हर फोर्स मेरा x और y एक्सिस के अलोंग नहीं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल को x लेता हूँ, वर्टिकल को y लेता हूँ, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यार ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है, ये फोर्स अब मेरा ना तो x के अलोंग है ना तो y के अलोंग है। इट मींस कि इस फोर्स के हमें क्या लिखने पड़ेंगे, इस फोर्स के हमें कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। एफबीडी में सबसे पहला स्टेप क्या है कि सारे फोर्सेस जो ब्लॉक पर लग रहे हैं, क्या स्टेप है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, हमारे ब्लॉक पर लग रहे सारे फोर्सेस दिखा दो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, वेट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और ये जो फोर्स हमने लगाया एजेंट ने लगाया वो फोर्स। ये एंगल हमें कितना दिया है, 37 दिया है। एंगल इसलिए दिया है कि हम इजीली कंवर्ट कर पाए। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 50 cos 37, जिसकी कैलकुलेशन आएगी cos 37 इज 4/5, तो ये आएगा 40, है ना। और दूसरा कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा द्वारा 50, ये sin 37, और ये 50 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 50 हम, क्योंकि हमने इसके कंपोनेंट्स कर लिया है। 50 sin 37 की कैलकुलेशन क्या होगी, तो sin 37 इज 3/5, तो ये 30 आ जाएगा ना। अब मैं y को अलग सॉल्व कर सकता हूँ, x को अलग सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, अगर y एक्सिस का लॉन्ग देखें तो हमें दिख रहा है फिगर में, स्टोरी में दिख रहा है कि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है। ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ इस स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है ना, ब्लॉक स्मूथ सरफेस पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। ये चलो ये लिखा है तुम्हारा यहाँ पे ना, स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। वैसे अगर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें नहीं दिया है कि ब्लॉक यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाता, स्मूथ सरफेस पर स्लाइड कर रहा है, वो लेके चलना है। तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो y एक्सिस के अलोंग हम क्या कर सकते हैं कि नेट फोर्स 0, तो इसलिए ऊपर की ओर टोटल फोर्स कितना है, n + 30 इज इक्वल टू नीचे का फोर्स कितना है 50, तो n कितना आएगा, n आएगा तुम्हारा 50 - 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा 20 न्यूटन, यहाँ पे कितना है 50 न्यूटन। वो अंतर ऐसा क्यों, वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल अब कम क्यों हो गया, क्योंकि ये जो फोर्स हमने एंगल लगाया, एंगल पे लगाने से क्या हुआ कि इसका एक जो कंपोनेंट है वो चला गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्शन में। तो उसकी हेल्प से, उसकी वजह से क्या, उसकी वजह से जो यहाँ पर n की वैल्यू वो मेरी अब कम हो गई। देखो 50 से 30 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक साइड यहाँ चला गया, ठीक है। अब हम लोग जब x एक्सिस के अलोंग मोशन सॉल्व करेंगे, तो x के अलोंग हमें अनबैलेंस्ड फोर्स दिख रहा है, x के अलोंग हमें सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, यहाँ 40 राइट हैंड साइड की ओर एक ही फोर्स दिख रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा x के अलोंग, कितना आएगा तुम्हारा। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब थोड़ी मैं ये सब लिखूंगा कि ये यूज करना है, ये सब कुछ हम लोग अब दिमाग में सोच रहे हैं कि वी आर गोइंग टू यूज न्यूटन्स का सेकंड लॉ। हमें पता है कि वी आर गोइंग टू यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो A क्या होता है, A होता है फोर्स बाय मास, तो फोर्स इज 40 बाय मास इज ये 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक मेरा जो है वो राइट हैंड साइड की ओर मूव करेगा, इस सिचुएशन में राइट हैंड साइड पे मूव करेगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। राइट हैंड साइड पे मूव करेगा
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। होपफुली सब हर स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई हो और अब ये फील आ रही हो कि हम कैसे और कहाँ पे सेकंड लॉ यूज करते हैं और कैसे और कहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स तो तुम्हें दिख रहा है कि यार एक एक्सिस का लॉ तो मेरा यहाँ पे मतलब फर्स्ट लॉ यूज हुआ और एक एक्सिस का लॉ मेरा यहाँ पर सेकंड लॉ यूज हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। अगली प्रॉब्लम में आता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे टू डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, M1 ब्लॉक M1 ब्लॉक M2 है ना, इनके मासेस है मेरे, ये दोनों आपस में यहाँ पर कांटेक्ट में, पर ये यहाँ पे ग्लूड नहीं है, चिपके हुए नहीं है ना। अगर तुम यहाँ से खींच लो M2 को तो M2 खींचा चला जाएगा, M1 वही का वही रह जाएगा। लेकिन अगर मैं सिस्टम को यहाँ से पुश करूँ, सिस्टम को अगर मैं यहाँ से पुश करूँ F4 से ऐसे मैं अब पुश करूँ तो अब दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये चीज फील हो सकती है सबको, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड दी एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। हमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है और सेकंड चीज जो फाइंड करनी है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। सेकंड चीज बतानी है मुझे, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। देखो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं ये F फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ कंबाइन होकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, या सेपरेटली मूव करेंगे ना। एक साथ चलने का मतलब क्या है कि जितना M1 का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना M2 का डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस आता है कि जितना M1 चलेगा उतना ही M2 चलेगा, है ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। मतलब कि अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग हुआ तो क्या होगा, तो उनके बीच सेपरेशन हो जाएगी। मान लो कि M2 ज्यादा चला, M1 कम चला, तो फिर यहाँ पर गैप आ जाएगा। पर हमें रियलिटी में पता है, रियलिटी में पता है कि इनके बीच यहाँ पर गैप नहीं आएगा, ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर एक यहाँ पे कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं बेसिकली, कि यहाँ पर एक ये कंस्ट्रेंट है कि दोनों ब्लॉक्स इस वाली कहानी में अगर मूव करेंगे तो हमेशा उनके बीच क्या है, उनके बीच हमेशा यहाँ पे कांटेक्ट बना रहेगा। अगर कांटेक्ट बना रहेगा इनके बीच, तो अगर मैं देख रहा हूँ, मैं अगर एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं अगर देख रहा हूँ सिस्टम को, तो ये सिस्टम मुझे ऐसा फील होगा कि ये दो अलग अलग ब्लॉक है नहीं, ये ब्लॉक अलग अलग है नहीं, ये बीच इन दोनों को हमने ऐसे चिपका रखा है ना। ये पूरा सिस्टम एक, अगर इन दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान सकते हैं, इन दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ दोनों ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन अलग अलग नहीं होगा। हमें क्या दिखेगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, इसलिए दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा एक्सप्रेशन। ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम मान लिया तो इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बन जाएगा इंटरनल फोर्स। वो क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स, क्योंकि एक के ऊपर एक्शन और दूसरे का रिएक्शन, वो दोनों सिस्टम के अंदर वाला पार्ट है। तो ये बन जाएगा इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स को एफबीडी में अब नहीं दिखा, तो एफबीडी में हमें सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स दिखाई देगा, ये जो हम लोग
यहाँ पे ये लगा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लगा रहे हैं M2 पर ऐसे हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में भी फोर्स होगा, वर्टिकल में ऊपर की ओर अर्थ का अपना नॉर्मल और अर्थ की वजह से वेट फोर्स। लेकिन वर्टिकल एबिलिटी अभी हमारे कोई यहाँ पर यूज का नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है। हमसे किसी ने कहा नहीं है कि अर्थ की सरफेस कितना नॉर्मल लगाएगी वो फाइंड करो, वो नहीं कहा हमसे किसी ने। वी डोंट हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। हमें ये फाइंड नहीं करना है कि अर्थ कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इस बात का सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए मैं वर्टिकल एबिलिटी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज भी अब हमारे अंदर धीमे धीमे आ जानी चाहिए कि इस केस में वर्टिकल एबिलिटी का यूज नहीं, तो उससे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं दिख रहा है कि सिस्टम पर एक फोर्स F लग रहा है जो हमें गिवन है, सिस्टम का मास m1 प्लस m2 है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो ये आ गया देखो एक्सेलरेशन, आसान सा देखो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अगर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का हमें नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है या रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है, तो वो फोर्स एफबीडी में आना चाहिए। वो फोर्स एफबीडी में अब कब आएगा, जब वो फोर्स इंटरनल ना हो, क्या हो, हमारा एक्सटर्नल हो। जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के जैसा बिहेव करेगा तब वो एफबीडी में आएगा और तब वो इक्वेशन में आएगा। जब तक इक्वेशन में वो फोर्स नहीं आएगा हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन में आना चाहिए ना वो अननोन के फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे सिस्टम का एफबीडी नहीं बनाना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए तुम चाहो तो m1 का बना सकते हो एफबीडी या m2 का बना सकते हो वो एफबीडी। सिस्टम का बनाने से कुछ फर्क नहीं, कुछ अब काम में नहीं आएगा, एफबीडी ऑफ m1 या m2। अब वो चॉइस अब तुम्हारी है। मैं तुम्हें सिखाने के पर्पस से दोनों का एफबीडी बना के दिखाता हूं, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तुम दोनों का एफबीडी से निकाल सकते हो इनके बीच का नॉर्मल, क्योंकि जितना m1 m2 पर लगेगा n, उतना ही m2 m1 पे यहां लगेगा n, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो तुम m1 के एफबीडी से भी फाइंड कर सकते हो, m2 के एफबीडी से भी फाइंड कर सकते हो। मान लो कि मैं अभी m1 के एफबीडी की बात कर रहा हूं, तो m1 के एफबीडी में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यार ये m1, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये m1 राइट हैंड साइड की ओर, सिर्फ मैं यहां पर किसको देख रहा हूं, m1 को देख रहा हूं। जब मैंने बोला कि सिर्फ m1 को देख रहा हूं, हर चीज प्रेजेंट है लेकिन तुम सिर्फ m1 पे फोकस कर रहे हो। अगर ये सिस्टम तुम्हारा राइट हैंड साइड की ओर a एक्सेलरेशन से, इस वाली वैल्यू से अगर राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, तो m1 भी राइट हैंड साइड की ओर जाना चाहिए इसी एक्सेलरेशन से, इसी एक्सेलरेशन से m1 भी राइट हैंड साइड की ओर जाना चाहिए। तो m1 के एफबीडी में हमें ये दिखाई दे रहा है कि यार m1 जो है राइट हैंड साइड की ओर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, जहां पे a की वैल्यू मैंने प्रूव कर रखी है f/m1 प्लस m2, इस वैल्यू से ये जा रहा है। ओके, अच्छा, इस m1 पे ये f नहीं दिखाएंगे, बहुत सारे बच्चे ना ये f m1 दिखाते हैं, ये f तो m2 पे लग रहा है, हम सिर्फ बना रहे हैं m1 के एफबीडी। तो m1 के एफबीडी में m2 और m1 दोनों यहाँ पर अब कांटेक्ट में, तो मैंने यार ये उल्टा कर दिया है, तो चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, या फिर नहीं, चलो इसको ये होता है यहाँ पर, सॉरी ये यार ऐसे कर देता हूँ। तो अभी मैं पहले m2 का बना लेता हूँ एफबीडी, फिर बनाता हूँ m1 का, है ना। मैंने ये उल्टा कर देना, ठीक है। अभी मैं m2 बना रहा हूँ एफबीडी, ठीक है, m2 का, ये m2 का। तो m2 के एफबीडी में m1 m2 पर एक रहेगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ऐसे m1 m2 पर ऐसा लगाया है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वर्टिकल फोर्स होगा ये तुम्हारा ग्राउंड का फोर्स जो अर्थ लगाया है, और ये वेट फोर्स। पर यहाँ पे वर्टिकल एफबीडी तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं कि भाई ग्राउंड का फोर्स बताओ ना बताओ, हमें तो ये n निकालना है। ये n क्या है, ये n है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन m2 बाय m1, है ना। 1 ने m2 पर n लगाया है ऐसे, तो इस सिस्टम में x के अलोंग सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स हो गया इज इक्वल टू ये मास हो गया इनटू ये एक्सेलरेशन हो गया। तो यहां से देखो कि डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकल गया। अब मैं आता हूं इस वाले एफबीडी पे,
अब मैं m1 का भी ड्रॉ करूंगा और देखता हूं कि यही आंसर आता है या नहीं आता है ना। तो अगर मैं m1 का भी ड्रॉ करूं तो f1 के बीडी में ये फोर्स हमने लगाया F, 2 ने 2 यहाँ है, 2 ने 1 पे n लगाया ऐसे, 2 1 पे n लगाया ऐसे। इस n का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल रहेगा, मतलब कि ये दोनों अपने एक ही फोर्स है, बस ये एक्शन और ये रिएक्शन है। तो यहां से देखते हैं कि n कितना आता है, यहां से भी n तुम्हारा एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, तभी तो न्यूटन का थर्ड लॉ तुम्हारा वैलिड होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, इक्वल मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो देखते हैं। अच्छा यहाँ पर पूरा सिस्टम अगर a से मूव कर रहा है तो m1 भी a से ही मूव कर रहा होगा, ठीक है, सेम ही एक्सप्रेशन होगा m1 का भी m2 का भी। तो ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर वर्टिकल एपिडी अब काम का नहीं, इसलिए मैं वर्टिकल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये सिस्टम बताओ अब कहाँ की ओर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है राइट हैंड साइड की ओर। सिस्टम कहाँ चल रहा है, ध्यान से सुनना, सिस्टम जा रहा है राइट हैंड साइड की ओर। तो फिर सिस्टम राइट हैंड साइड की ओर तभी जा सकता है जब उस पर नेट फोर्स भी कहाँ की ओर होगा, जब उस पर नेट फोर्स भी राइट हैंड साइड की ओर होगा। तो m1 कैपिटी में राइट हैंड साइड की ओर फोर्स लग रहा है F, लेफ्ट की ओर लग रहा है n। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो राइट की ओर आना चाहिए, इट मींस कि F तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, n छोटा होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट क्या आएगा, F माइनस n आएगा। ये आएगा टोटल फोर्स ऑन m1 का टोटल फोर्स क्या है F माइनस n, F ज्यादा होना चाहिए n कम होना चाहिए, तभी तो सिस्टम कहां जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा। ये हो गया टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। ये आ गई मेरी इक्वेशन, कहां से आई, न्यूटन के सेकंड लॉ से। मैंने कौन सा लॉ यूज किया है भाई, मैंने यहाँ पे सेकंड लॉ यूज किया है। अब वी हैव टू फाइंड n फाइंड करने के लिए n को वहां पे उसके इसको यहां पे उसके, तो आएगा f माइनस ये यहां भेजा जाएगा तो आएगा m1 f अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू यहां जाएगा तो ये आएगा n। तो यहां से n कितना आएगा, तो n आएगा, एलसीएम ले लो, m1 प्लस m2 f माइनस m1 f अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से n आएगा, सॉल्व करने पर m1f से m1f थोड़ा कट जाएगा तो आएगा m2f अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करो तो ये आएगा और हमें दिख रहा है कि दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि अगर मुझे n निकालना है बिटवीन m1 और m2, m1 और m2 के बीच n निकालना है, तो तुम चाहे m1 का बनाओ पीडी m2 का बनाओ पीडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसमें हमें दिख रहा है क्या, m2 का पीडी बनाऊंगा तो उस बच्चे को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसको उसका आंसर तुरंत आ जाएगा, जिसने इसका बनाया पीडी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सबको ये भी फील हो रहा है कि यार यहाँ पे टाइम उसमें लगेगा ज्यादा, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही चीज तो हमें सीखनी है कि इन दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, पर हम कौन सा मेथड चूज करें, चॉइस तुम्हारी है। आगे बढ़ते हैं फिर और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 3 ब्लॉक्स ले आते हैं, या फिर इसमें पहले एक डेटा रख के प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसमें तुम्हें अब डेटा दे देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग 3 ब्लॉक्स ले आएंगे। इसमें जो फाइंड करना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच क्या होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बोल रहे हैं बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हर कोई फाइंड करेगा, ठीक है। तो सब लोग उसको सॉल्व करो जल्दी से, ट्राई करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 1 kg और 2 kg के बीच बता रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा ना, 1 kg 2 पर कितना 2 1 पे, लाइक वो तो सेम ही वैल्यू आएगी। वो यहाँ पर अगर मुझे n निकालना है तो मुझे यहाँ पर पहले सिस्टम का निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि तुम इस पूरे सिस्टम का बनाओ एलबीडी, क्योंकि पूरा सिस्टम का एक्सप्रेशन एक ही होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ अपना चलेगा। जब हम लोग पूरे सिस्टम को बनाएंगे एलबीडी तो इनके बीच का जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो मेरा इंटरनल फोर्स होगा, तो वो एलबीडी में आएगा। एलबीडी में सिर्फ ये आएगा 6 न्यूटन का फोर्स आएगा, ये 6 न्यूटन का फोर्स। ये मास है 1 kg, ये मास है 2 kg, और ये सिस्टम तुम्हारा ए एक्सप्रेशन से राइट हैंड साइड की ओर जाएगा ऐसे, तो ना इस ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, इस ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी फोर्स कितना है 6, मास कितना है 2 + 1 3, तो यार देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे मुझे ये सोच रहे हैं कि सर आपने वर्टिकल एलबीडी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वर्टिकल एलबीडी यहाँ पर कोई काम करे यूजलेस है। वर्टिकल एलबीडी इस सिनेरियो में यूजलेस है। वर्टिकल एलबीडी से तुम ये निकाल सकते हो कि सिस्टम पर ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड कितना नॉर्मल लगा रहा है, सिस्टम पर ग्राउंड कितना नॉर्मल लगा रहा है, पर हमसे किसी ने कहा नहीं है कि तो ग्राउंड मतलब कि यहाँ पे ग्राउंड कितना नॉर्मल लगा रहा है वो फाइंड करो, हमसे कहा नहीं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे अपना इधर 1 kg का बना हुआ एलबीडी या 2 kg का बना हुआ एलबीडी, चॉइस तुम्हारी है। पर हमें इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि 2 kg के एलबीडी से ज्यादा फायदा होगा। अगर मैं सिर्फ 2 kg को देखूंगा तो 2 kg अगर पूरा सिस्टम राइट हैंड साइड की ओर मूव कर रहा है इस एक्सप्रेशन से, तो फिर 2 kg भी राइट हैंड साइड की ओर मूव करेगा इस एक्सप्रेशन से। 2 kg पर 1 की वजह से लगाया हुआ नॉर्मल आएगा जब मैं एलबीडी में ये वाला फोर्स देख रहा हूँ। वर्टिकल फोर्सेस भी होंगे, पर इस केस में फिर से वर्टिकल फोर्सेस अब कोई काम के नहीं, यूजलेस है। तो मुझे ये n निकालना है, तो सिस्टम पर टोटल फोर्स ये n हो गया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 2 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो आंसर क्या 4 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे 4 न्यूटन आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं सर हमें 1 kg के एलबीडी से आंसर निकालना है, तो कोई नहीं, तो मैं तुम सबको फिर से एक बार 1 kg का एलबीडी दिखा देता हूँ। तो 1 kg का एलबीडी बना रहा हूं, तो 1 kg का एलबीडी में ये जो हमने यहाँ पर ये 6 लगाया है वो आएगा, यहाँ पर ये जो 2 वाला होता है यहाँ पे वो n लगा रहा है, ये n और ये n एक ही चीज है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और 1 kg वाला भी तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा होता राइट हैंड साइड की ओर, कितने एक्सेलरेशन से, जितने एक्सेलरेशन से सिस्टम चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होता। अब एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड की ओर है, इसलिए नेट फोर्स भी राइट हैंड साइड की ओर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड का फोर्स यहाँ 6 है और लेफ्ट की ओर यहाँ पर n है, तो नेट फोर्स होगा 6 - n। टोटल फोर्स कितना होगा 6 - n। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ नेट फोर्स कितना होगा 6 - n, राइट की ओर ज्यादा लेफ्ट की ओर कम, तो फिर नेट फोर्स कितना 6 - n, ये हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, वो होता है यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन के। ऐसा न्यूटन ने कहा था अपने सेकंड लॉ पे कि भाई कोई सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से वी कैन फाइंड n इज इक्वल टू n क्या आएगा 6 - 2, 6 - 2 तो आ गया मेरा 4 न्यूटन्स। तो देखो 4 तो either तुम ये कर सकते हो और तुम ये कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी। होपफुली तुम सबको ये समझ में आया हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉब्लम में एक चेंज कर रहा हूँ। मैं 6 न्यूटन को यहाँ पर ये जो 1 kg उसके ऊपर ना लगाकर मैं 6 न्यूटन को लगाता हूँ 2 kg के ऊपर। फिर देखते हैं कि हमारे इंट्रैक्शन फोर्स में ये जो n निकाला है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो देखते हैं भैया। ध्यान से सुनो सब लोग।
सॉल्व क्या करना है, हमें यही फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड यही करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही फाइंड करना है। अभी भी सिर्फ इतना चेंज किया तो फिगर में ही दिखा ना। तो सॉल्व करते हैं, हर स्टूडेंट को ये सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सिस्टम का एक्सप्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिस्टम का एक्सप्रेशन। तो सिस्टम का एक्सप्रेशन निकालें तो सिस्टम देखो यहाँ पर ये सिस्टम जो है उसमें तुम्हारा टोटल जो ये देखो ये सिस्टम मैं जिसका बनाता हूँ वीडियो उसके आगे ऐसे ऐसे गोला कर देता हूँ। तो सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा तुम्हारा 3 kg। सिस्टम पर ये तुम्हारा लग रहा है फोर्स 6 न्यूटन। तो सिस्टम तुम्हारा फिर अब लेफ्ट हैंड साइड को करेगा एक्सलेट। सिस्टम कहाँ कर बताओ करेगा एक्सलेट, ये लेफ्ट हैंड साइड को करने वाला एक्सलेट है ना, कि यहाँ पे जो अपना फोर्स है वो अपना लेफ्ट हैंड साइड पर है, नेट फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये सिखाता है कि जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना। जो न्यूटन का सेकंड लॉ वेक्टर फॉर्म में ऐसा है, F = m * a वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल का मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। इस बात का हर स्टूडेंट ध्यान रखेगा कि जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स है वही तुम्हारी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में हम यहाँ पे वेक्टर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स क्या होते हैं उस पर हमने डिस्कशन ही नहीं किया है। तो इस पर ए क्या लिख आएगी, ए बहुत इजी ये आएगा नेट फोर्स अपॉन मास, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। एक बार मेरा एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक बार मैंने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है, तो अब मैं जा सकता हूँ नॉर्मल डायरेक्शन पे। उसके लिए आइदर मुझे 1 kg का बनाना है एफबीडी या 2 का बनाना है एफबीडी। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि 1 का बनाएंगे तो फायदा होगा। ये चीज यार सबको फील हो रही होगी। 1 को देखेंगे तो तुम्हारा 1 तुम्हारा ये तुम्हारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ओर ऐसे एक्सेलरेट कर रहा होगा, और जो 2 kg का ब्लॉक है वो यहाँ 1 पे यहाँ नॉर्मल लगा रहा है। यही नॉर्मल फाइंड करना है हमें। तो n आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन 1 * 2, कितना है n 2 न्यूटन है। देखो मैंने हल्का सा चेंज किया और नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो गई। इनके बीच अब जो ठीक है, इनके बीच जो अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इस वाले सिनेरियो में कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। इस वाले केस में इनके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आ रहा है, वो 4 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। और जबकि दोनों सिनेरियोज में जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। दोनों सिनेरियो में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है, पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स है वो डिफरेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका बहुत ही इजी सा ऑब्जर्वेशन तुम देख सकते हो, ठीक है। देखकर मुझे बताना फिर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ 3 ब्लॉक्स ले लिए, फिर 4-5,000 ब्लॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 ब्लॉक्स तक करते हैं। बाकी तो तुम्हारे फिर समझ आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 1 and 2 and इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन 2 and 3। फाइंड
इंटरैक्शन फोर्स, मतलब 1 और 2 के बीच हमें बताना है कि इनके बीच क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और 2 और 3 के बीच बताना है कि इनके बीच क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 और 2 भी आपस में अपने कांटेक्ट में, और 2 और 3 भी देखो यहाँ पर संपर्क में है ना, यहाँ पे कांटेक्ट में। तो इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स, और सेकंड में बताना है इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हर स्टूडेंट्स को ट्राई करना जल्दी से, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जल्दी से ट्राई करना है सबको। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है अपना, कि सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है ना। सबसे पहला काम क्या है, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर मैं इन तीनों को सिस्टम मान लूं, देखो अब मैं तीनों को सिस्टम मान लेता हूँ। ये अपना ऐसा सिस्टम दिखाई देगा कुछ। सिस्टम का टोटल मास होगा 3 2 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 kg टोटल मास। और फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से 12 न्यूटन का, तो सिस्टम मूव करेगा राइट हैंड साइड को, ये एक्सटेंड करेगा। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा सिस्टम पर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो 12/6 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर हमने वर्टिकल एबिलिटी कर दिया, क्योंकि फिर से वर्टिकल एबिलिटी में फोर्सेस हैं, फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर दैट इज ऑफ नो यूज। क्योंकि हमसे किसी ने कहा नहीं है कि भाई ग्राउंड कितना लगा रहा है नॉर्मल, वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या है कि भाई जो ग्राउंड है वो नॉर्मल लगा रहा है 6G के इक्वल। 6G मतलब 60 मीटर के इक्वल है ना। पर हमसे ये किसी ने पूछा नहीं, तो ये एबिलिटी बनाकर हम टाइम वेस्ट करते हैं अपना। ठीक है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, पर एग्जैक्टली रियल में ये है, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें जैसे कि मान लेते हैं कि मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच अब चाहिए नॉर्मल, 2 और 3 के बीच चाहिए अब नॉर्मल, तो मुझे अगर 2 का बनाओ एबिलिटी या 3 का बनाओ एबिलिटी, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 3 का बनाऊंगा एबिलिटी तो इजीली निकल आएगा। तो मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच का जो अब नॉर्मल है उसका सिंबल मान लेते हैं मैंने n डैश लिया, और 1 और 2 के बीच का नॉर्मल है उसका सिंबल मान लेते हैं मैंने n लिया। ठीक है, सिंबल की बात है, जो भी सिंबल लेना। तो 3 kg के एबिलिटी में, तो 3 kg का एबिलिटी अगर पूरा सिस्टम राइट की ओर जा रहा है तो 3 kg का ब्लॉक भी राइट हैंड साइड की ओर जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg का एबिलिटी में ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो राइट हैंड साइड को लगेगा ऐसे नॉर्मल, ये एन डैश सिंबल दिया इसका। तो ये एन डैश निकालना है मुझे, और कोई फोर्स नहीं आएगा 3 kg पर इस एक्सिस के अलावा। वर्टिकल में होगा फिर से ग्राउंड का नॉर्मल, ये जो अब 3 पर ग्राउंड का नॉर्मल है, ये इस वाले ग्राउंड के नॉर्मल से अलग सिंबल होगा। कुछ और सिंबल तुम लोगे, है ना, तुम्हें लिखना होगा, पर वर्टिकल नहीं जा रहा है। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो आएगा 6 न्यूटन्स। एन डैश आ गया हमारा 6 न्यूटन। होपफुली हर स्टूडेंट ये समझ में आ गया। ठीक है, एन डैश की वैल्यू मैं 2 kg के ब्लॉक से भी निकाल सकता था। अब मुझे निकालना है 1 और 2 के बीच का एबिलिटी, 1 और 2 के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, मतलब कि 1 और 2 के बीच का इंटरेक्शन फोर्स का n की वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर हम लोग 2 का बनाते हैं एबिलिटी। तो अब ध्यान से देखो, अगर तुमने 2 का बनाया एबिलिटी, ध्यान से देखते हैं, तो 2 के एबिलिटी में जो 1 है वो 2 पर नॉर्मल लगाएगा राइट हैंड साइड की ओर, तो 1 और 2 का नॉर्मल n सिंबल है, और 3 भी 2 पर लगाएगा नॉर्मल अब लेफ्ट की ओर। तो जो 3 और 2 के बीच का जो नॉर्मल उसका सिंबल n डैश है। तो यहाँ पे देखो दोनों आएंगे ऐसे। इट मींस कि अगर मैंने अब पहले से n डैश अगर नहीं फाइंड कर रखा होता, तो अगर मैं सबसे पहले 2 kg के एबिलिटी से स्टार्ट करता तो दोनों अननोन आ जाते। ठीक है, अभी तो फायदा है। फायदा कैसे कि सिस्टम तो अगर राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है तो फिर 2 kg का ब्लॉक भी राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है ना। ये तो एक्सेशन मिल गया, और उसमें से n डैश की वैल्यू ऑलरेडी पता है, n निकालना है मुझे। अच्छा, यहाँ पर इसका ये जो 2 kg इसका मोशन हो रहा है राइट हैंड साइड की ओर, इसलिए नेट फोर्स भी कहाँ की होना चाहिए, राइट हैंड साइड की ओर होना चाहिए। तो फिर नेट फोर्स क्या होगा, तो राइट हैंड साइड की फोर्स n है और लेफ्ट की ओर n डैश है, तो फिर यहाँ नेट होगा n - n डैश। मोशन राइट हैंड साइड की ओर
तो राइट वाला ज्यादा फोर्स होना चाहिए, लेफ्ट वाला कम होना चाहिए। तो नेट फोर्स एम एस एन डैश इज इक्वल टू मास, मास कितना है 2 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2। सॉल्व करने पर n निकालना है, n डैश हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 6 इज इक्वल टू 2 टू द 4, n आ जाएगा तुम्हारा 6 प्लस 4 तो 10 न्यूटन। अब आंसर तो आ गया मेरा, लेकिन तुम सबको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूं जिससे कि तुम्हें ये नहीं करना पड़ता, तुम डायरेक्टली निकाल पाते। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि तुम 2 kg और 3 kg इन दोनों का साथ में बना लो एपीडी। किसका बना लो एपीडी भैया? 2 kg प्लस 3 kg को एक साथ सिस्टम मान लो। तो जब इनको एक साथ सिस्टम मान लेंगे तो 2 और 3 के बीच का जो अब नॉर्मल है वो तो हो जाएगा इंटरनल फोर्स, उसका अब कोई रोल नहीं। पूरा सिस्टम अगर इस एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये दोनों ब्लॉक्स भी इसी एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे आगे क्यों? ठीक है, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम है। जब मैंने 2 और 3 kg को बना लिया एपीडी तो 2 और 1 के बीच का जो अब नॉर्मल है वही मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो ये जो 1 है वो 2 पर नॉर्मल क्या लगा रहा है? वो लगा रहा है n, और कोई फोर्स हमें नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे सीधे n दिख रहा है, तो n यहाँ पे आ जाएगा, टोटल फोर्स n आ जाएगा। मास कितना है 5 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 2, आंसर कितना है 10 न्यूटन। देखो इससे डायरेक्टली आ गया ना। और मैं एक्चुअल में यही चीज करता हूँ दिमाग में, मतलब कि अगर मैं तुम्हें अब कई बार डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ ना तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली अपने माइंड में ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि एक्चुअल फोर्स यहाँ लगा है, मुझे 2 और 3 के बीच का कहा गया n निकालो, तो पहले मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये चीज कर लिया तो इजी हो जाएगा कि पूरा सिस्टम तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। फिर अगर इसके बीच का n चाहिए तो मैं सिर्फ 3 का बनाऊंगा एपीडी, क्योंकि एक ही फोर्स आएगा। तो अब 3 के एपीडी में सिर्फ एक ही फोर्स है, वही निकालना है, वो फोर्स होगा इसका मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। अगर मुझे इनके बीच का चाहिए अब नॉर्मल, तो मैं ये पूरा बनाऊंगा एपीडी। मैं अब सीधे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हमेशा, क्योंकि अब जब ये पूरा बनाऊंगा एपीडी तो फिर 1 और 2 के बीच का ही जो अब यहाँ पे नॉर्मल है वही मेरा 2 पर एक्ट करता है। उससे आसान क्या होगा फॉर्मूला कि ये जो फोर्स n इज इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना इजी होता जाता है सिस्टम है ना, चीजें ये ध्यान रखना है। ऐसे अगर 4 ब्लॉक होंगे तो तुम्हें यहीं से शुरू करना है, 5 होंगे तो वहीं से शुरू करना है, तो चीजें आसान होती जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से नहीं कर सकते हो, देखो अब कर सकते हो, करने को तुम कर ही सकते हो। तुम्हें बस न्यूटन्स के लॉज अच्छे से एपीडी अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, न्यूटन्स के लॉज अच्छे से अप्लाई करने आने चाहिए, तुम चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब इसी टाइप की प्रॉब्लम में मैं अगर यहाँ पे डोरी अगर दिखा दूं, स्ट्रिंग दिखा दूं ना, अब स्ट्रिंग यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। स्ट्रिंग जब हम लोग दिखाएंगे तो तुम्हें फिर नॉर्मल नहीं निकालना होगा, टेंशन फोर्स निकालना होगा। देखो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखते हैं। लेट अस से कि हमें एक ब्लॉक दिया है ऑफ मास, ये 2 kg का, ये दूसरा ब्लॉक दिया है, ये स्ट्रिंग बांध रखी है। स्ट्रिंग तुम्हारी आइडियल स्ट्रिंग है, आदर्श डोरी है। ये ब्लॉक का मास हमें गिवन है 1 kg, और यहां पर फोर्स निकाल रहे हैं 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। स्मूथ ब्लॉक है, स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। मैं पूछूं कि फाइंड द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो ये प्रॉब्लम कुछ अब नई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये सब कर रहे थे उसी तरह से इसको भी करना है, बस मैंने हल्का सा चेंज किया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड में कोई भी चेंज नहीं। इस चीज को सीखना है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रॉब्लम उठाई। तो फटाफट निकालते हैं, इस स्ट्रिंग के बीच का टेंशन निकालते हैं। क्या आएगा टेंशन? ये पोर्शन में जब तक रब कर देता हूं। देखो यहाँ पर अब ये सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर मुझे इस स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम सिस्टम का फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि इस सिस्टम का
एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो अगर मैं दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लूं, इन दोनों ब्लॉक्स का सिस्टम मान लूं, तो ये जो टेंशन फोर्स होगा इस स्ट्रिंग में वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो यहाँ पे हो जाएगा। तो इन फोर्सेस का आपको अब काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। तो यही सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो सिस्टम तुम्हारा इस फोर्स की वजह से राइट हैंड साइड को एक्सेलरेट करेगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा तुम्हारा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, 2 + 1 तो 3, कितना आ गया 2 मीटर/स्क्वायर, ये आएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब मुझे टेंशन चाहिए, तो टेंशन फोर्स चाहिए इस स्ट्रिंग में, तो टेंशन फोर्स अब इक्वेशन में तभी आएगा जब मेरा टेंशन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बन जाए। उसके लिए तुम चाहो तो 1 kg का बना लो एफबीडी, या तुम चाहो तो 2 का बना लो एफबीडी, लेकिन आसान कौन सा पड़ेगा? मैंने क्या सिखाया कि अगर फोर्स यहां लगा तो हमेशा वहां से स्टार्ट करो, तो आसान पड़ेगा कि तुम 2 kg के एफबीडी से शुरू करो। तो 2 kg के एफबीडी में ये स्ट्रिंग दिख रही है, तो स्ट्रिंग का फोर्स जो होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर, स्ट्रिंग की लेंथ के अराउंड, स्ट्रिंग की डोरी की लंबाई की ओर और हमारे ऑब्जेक्ट से दूर। तो ये ऐसे दिखाई देगा टेंशन फोर्स। और कोई फोर्स तो हो यहाँ पे होगा नहीं, एक्स की ओर, वाई की ओर होगा, है ना, वाई की ओर ये हमारा यहाँ पर नॉर्मल होगा, वेट होगा, पर इसका कोई यूज है नहीं अभी, इसलिए ये मैंने दिखा नहीं रहा था एफबीडी में, पर यूज नहीं है ना। और अगर पूरा सिस्टम राइट हैंड साइड की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये ब्लॉक भी राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर/स्क्वायर से। तो हमें निकालना है ये फोर्स कितना होगा, तो यहाँ न्यूटन का सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया तुम्हारा 4 न्यूटन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं सर हमें ये और करके लिखता हूँ, अच्छा मैं और कैसे लिख रहा हूँ कि आंसर तो आ गया, पर अगर किसी स्टूडेंट को हो कि नहीं सर हम तो 1 kg का बनाएंगे एफबीडी और तब निकालेंगे टेंशन, तो देखो ये एक ही स्ट्रिंग है, तो एक किसी स्ट्रिंग में अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अपना सेम रहेगा, पर बस वो डायरेक्शन मार्क करने का तरीका अलग हो जाता है। तो 1 kg के एफबीडी में ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया राइट हैंड साइड की ओर 6 न्यूटन, और ये टेंशन फोर्स आएगा लेफ्ट की ओर। स्ट्रिंग यहाँ पे बनती है, स्ट्रिंग का फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है और हमेशा बॉडी से अवे, तो फिर 1 kg से अवे पुलिंग फोर्स ऐसे, तो ये आएगा लेफ्ट की ओर। और ये सिस्टम मूव कर रहा है राइट, जो सिस्टम मूव कर रहा है राइट हैंड साइड की ओर, है ना, तो 1 kg का ब्लॉक भी मूव करेगा राइट हैंड साइड की ओर, किस एक्सप्रेशन से, 2 मीटर/स्क्वायर के एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे नेट फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स आएगा मास नेट फोर्स आएगा 6 - t। सिस्टम राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, तो फिर नेट फोर्स भी राइट हैंड साइड की ओर होना चाहिए। सिस्टम राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो राइट हैंड साइड की ओर होना चाहिए, तो 6 - t। अगर नेट फोर्स अगर हमें लेफ्ट की ओर करना होता तो t - 6, पर अभी क्या है 6 - t, क्योंकि ये ज्यादा होना चाहिए ये कम होना चाहिए, तभी तो 1 kg का ब्लॉक राइट हैंड साइड को जा पाएगा। सिंपल से एकदम लॉजिकल चीजें कर रहे हैं। तो 6 - t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो t आएगा तुम्हारा 6 - 2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है भाई, सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब सब लोगों को मैं एक प्रॉब्लम देता हूं होमवर्क में। सब आइडियल स्ट्रिंग है ना, अगर मैंने लिखा नहीं तो हमेशा आइडियल लेके चलना है ना। मैं अगर ये नहीं लिख रहा हूँ और स्ट्रिंग का मार्क्स नहीं दे तो हमेशा आइडियल आधा जरूर लेके चलना है। हमें क्या बताना है कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स को सिंबल मैंने T1 लिया तो ये T1 निकालना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स को सिंबल T2 लिया तो ये T2 निकालना है, ये तुम्हें निकालना है ना। ये दोनों चीजें तुम्हें निकाल कर रखनी है, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा होमवर्क है। होपफुली आज की क्लास सबको समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।